हेलो एवरीवन, एसकेडी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। जब मार्केट में आप काम करते हैं, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग आप करते हैं, तो ये आपके सामने सवाल रहता होगा कि कब मार्केट में एंटर करें, वो कौन सा प्राइस है जो सबसे ज़्यादा मुफीद रहने वाला है, मार्केट अप जाएगा या मार्केट डाउन जाएगा। ये सारी बातें आज आपको पॉडकास्ट में समझ आने वाली हैं, क्योंकि एसएमसी ग्लोबल के एवीपी टेक्निकल्स हमारे साथ क्षितिज गांधी सर आज पॉडकास्ट में हैं और वो एक खास टूल की मदद से मार्केट में आप कैसे काम कर सकते हैं ये आपको बताएंगे। आगे बढ़ने के पहले रिक्वेस्ट आप लोगों से कर लूं, चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है, कुछ पूछना है कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। तो चलिए आज आपको दिखाती हूं पार्ट 2। मैं तो ये मान के चल रही हूँ कि इस प्रोबेबिलिटी में भी शायद कहीं तो चूक हो ही जाएगी। आपने खुद बताया कि 5 में से पॉसिबल है आपके 3 जो टिप है वो सही हो और 2 गलत हो, तो उसमें मेरा पैसा डूब ना जाए, तो मुझे स्टॉप लॉस लगाना है शायद अब आगे। बिल्कुल। और स्टॉप लॉस आप कैसे लगाते हैं? स्टॉप लॉस आप लगाते हैं, देखिए हर एक के ट्रेडर की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है स्टॉप लॉस लगाने की। कुछ लोग परसेंटेज वाइज लगाते हैं, यानी कि अगर 1.5% नीचे गया तो मैं काट के निकल लूंगा। कई लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं स्टॉप लॉस लगाने के लिए, तो कुछ लोग इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं। बट सभी सवालों का एक जवाब है, जिसको हम लोग कहते हैं मार्केट में जो प्राइमरी चीज़ है। सारे सवाल ठीक हैं, जवाब सही है, एनालिसिस सब सही है, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है मार्केट में काम करता है वो है हमारा प्राइस एक्शन। यस, कहाँ घुसना है, राइट? क्योंकि वो तो हर समय ऊपर नीचे हो रहा है। एग्जैक्टली। देखिए मार्केट तो चलता रहेगा, इट्स जस्ट लाइक अ हार्ट बीट। ये 3:30 बजे ही बंद होगा, लेकिन उसके बीच में फ्लक्चुएशंस होती रहेंगी। तो ऐसा नहीं कि मुझे 9:45 बजे, चलो 10 बजे मुझे समझ में आ गया तो जो भी भाव चल रहा है मैं उतने में खरीद लूंगी, ऐसा नहीं होता। नहीं, देखिए यहीं पे मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ कि अब तो मार्केट ऊपर ही जाना है, मुझे तो पता चल चुका है, तो जो सामने दिखाई देगा मैं खरीद लूंगी, मैं क्यों चूकूंगी? आप नहीं, मेरे ख्याल से 10 में से 8 ट्रेडर ये गलती करते हैं। अब तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया ना सर, अब तो मुझे पता ही है मार्केट ऊपर जाने वाला है। कितना परसेंट कॉन्फिडेंट है आप कि आपको पैसा बनेगा? मैं तो 100% हो गई कॉन्फिडेंट। 100%। और मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो बोला था देयर इज नथिंग लाइक 100% इन द मार्केट। नहीं, बट मुझे तो ऐसा लग रहा है सर कि मार्केट ऊपर जाएगा, वो भी मैं पता है। बिल्कुल सही गैस किया। उसमें भी कौन सा सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा वो मैंने पता लगाया, उसमें भी कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा होगा वो मैंने पता कर लिया है। तो अब तो मैंने जग जीत लिया ना, अब क्या बाकी बचा? लेकिन एक आप बात बताइए मेरे को, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपको सारी चीज़ें पता है कि आप मान लीजिए ट्रैवल करने जा रहे हैं, ठीक है? आपने प्लानिंग कर ली, पूरी आइटनरी डेवलप कर ली कि मेरा 5 दिन का ट्रिप रहेगा। पहले दिन 1 दिन मेरा ट्रैवल करेगा, दूसरे तीसरे दिन मैं इस जगह पे जाऊंगी, दूसरी तीसरी जगह पे जाऊंगी, चौथी जगह पे जाऊंगी, 5वें दिन रिटर्न कर लूँगी। लेकिन जब मैं सब पैकिंग वगैरह करके प्लानिंग करके सुबह गया गाड़ी भी ड्राइव करने के लिए निकाला, तो मैं तो ये तो भूल ही गया कि मैंने पेट्रोल तो फुल कराया ही नहीं, टैंक तो मेरा खाली है। अब सारी प्लानिंग होगी खराब। हाँ। टैंक फुल कराने में तो रास्ते भर पड़ता है ना पेट्रोल पंप, अरे कहाँ तक जाएगी गाड़ी? ठीक तो है। हाँ। अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर है, सब सवाल सही हैं, सब जवाब सही हैं, सारी एनालिसिस सही हैं। अब जो सबसे बड़ी मिस्टेक ट्रेडर करता है, ये तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें, अगर मैं खुद से भी एनालाइज नहीं करता ना, कोई मुझे बता देगा। अगर मैं कोई न्यूज़ चैनल लगा के बैठा रहूँगा, वहाँ पे भी 10 एनालिस्ट बैठे होते हैं, कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ बता ही देगा। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर और सबसे बड़ी गलती है, वो गलती होती है हमारी एंट्री और एग्जिट की, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइस। प्राइस कहते हैं हम लोग मार्केट में, सब कुछ प्राइस है। प्राइस इज प्राइमरी। हर चीज़ खरीदने या बेचने से पहले हम लोग हर चीज़ का प्राइस पता करते हैं। लैपटॉप खरीदना है तो क्या प्राइस है, कपड़े खरीदने हैं तो क्या प्राइस है, घूमने जाना है तो पैकेज का क्या प्राइस है। मार्केट में हम लोग प्राइस ही नहीं पता करते, स्टॉक का हम लोग प्राइस ही नहीं पता करते। सबसे बड़ी गलती कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किसी भी औने पौने भाव पे स्टॉक को खरीद के बैठ जाते हैं, और होता क्या है, वहां से हल्की सी फ्लक्चुएशन हुई मेरे अगेंस्ट गया और पैनिक में मैं बेच के लॉस बुक करके निकल जाता हूँ। तो अब जो सबसे बड़ी गलती और जो सबसे बड़े सवाल का जवाब है वो है प्राइस। उसका जवाब मुझे ढूंढना है ऑटो ट्रेडर के थ्रू। वो कैसे पता चलेगा? देखिए कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ क्लिक करना है। क्लिक करा मैंने एक पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर, और ये पूरे स्टॉक की एक तरीके से कहते हैं ना, जन्म पत्री खुल के आ जाती है मेरे सामने। और इस जन्म पत्री के अंदर कुछ नहीं है, पूरी की पूरी एनालिसिस है इस पर्टिकुलर स्टॉक की मेरे पास, कि इस स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, इस स्टॉक में कहाँ पे बाइंग हो रखी है स्ट्रॉन्गर हैंड्स ने, सेंटिमेंट्स क्या चल रहे हैं स्टॉक के अंदर, बाइंग सेलिंग की साइड पे। हाँ। इंडिकेटर्स जो हम लोगों ने इसके अंदर टॉप 9 इंडिकेटर्स जो मार्केट में यूज़ करते हैं हम लोग टेक्निकल्स में, जैसे मूविंग एवरेज है, RSI है, स्टॉकेस्टिक है, देयर आर नंबर ऑफ इंडिकेटर्स। सो टॉप 9 इंडिकेटर्स वी हैव इंक्लूडेड। हर इंडिकेटर हर टाइम फ्रेम पे आपको क्या सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद उसका ऑप्शंस का डेटा क्या बोल रहा है, यानी कि इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर मेरे को ऑप्शन चेन देखनी है तो ऑप्शन चेन देख सकता हूँ कि इस स्ट्राइक के ऊपर कितना ओपन इंटरेस्ट एडेड है, कल के दिन इस
पर्टिकुलर 13 मार्च की अगर मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में कहाँ पोजीशन कटी, कहाँ पोजीशन बनी, तो अल्टीमेटली इस स्टॉक की अगर मैं बोलूं शॉर्टकट में, तो इस पूरे स्टॉक की मेरे पास जन्मपत्री ओपन हो जाती है। मेरा गोल है सही स्टॉक के अंदर सही प्राइस पे एंट्री करना। तो देखिए, लेमेंस के लिए या फिर न्यू ट्रेडर्स के लिए मैं ये समझाऊंगा आपको कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना है, जो कि है मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ओके, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक। मुझे पहले पता करना है स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है, क्या वो अपने रेजिस्टेंस के पास है, क्या वो अपने सपोर्ट के पास है। बीच में हम लोग एक लेवल देते हैं पीपी का लेवल। पीपी लेवल इज नोन एज अ पिवट पॉइंट लेवल। देखिए, मार्केट का एक नेचर होता है, किसी भी एसेट क्लास का एक नेचर होता है। इंट्राडे अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, जब तक वो एसेट क्लास अपने पिवट पॉइंट से ऊपर है तो हम लोग बोलते हैं वो बुलिश टेरिटरी में है, और अगर वो अपने पिवट पॉइंट के नीचे है तो हम लोग कहते हैं वो बियरिश टेरिटरी में है। ओके, ठीक है, तो मैं जब तक स्टॉक को नहीं खरीदूंगा जब तक वो अपने बुलिश टेरिटरी में नहीं होगा। ठीक है, तो सारे सवालों को एक बार रिवाइज करते हैं। मार्केट तेजी का था, तेजी मार्केट में ऑटो तेज था, ऑटो सेक्टर के अंदर ये पर्टिकुलर स्टॉक तेज था। लेकिन इस स्टॉक का प्राइस मेरे को देखना है क्या ये अपने पिवट पॉइंट के ऊपर है या नीचे है। तो पिवट पॉइंट पूरे दिन के लिए फिक्स होता है मेरा। ठीक है, अच्छा, ये बेस्ड होती है, कैलकुलेशन होती है, ये फॉर्मूला होता है, पूरे दिन के लिए फिक्स रहता है ये। मेरे पास प्राइस आ रहा है 2959, करंट मार्केट प्राइस क्या है 3036। तो पहला सवाल का जवाब मिल गया कि ये अपने पिवट पॉइंट के ऊपर है, यानी कि बुलिश टेरिटरी में, यानी कि ये मेरे साथ है। मैं तेजी का माइंडसेट बना के बैठा हूँ, तेजी के सेक्टर में बैठा हूँ, तेजी के स्टॉक में बैठा हूँ, और प्राइस भी जो है मेरे फेवर में है। अभी क्या ऐसा भी पॉसिबिलिटी थी कि ये यहाँ पे 2959 होता और मार्केट में इसका प्राइस होता 2900? ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती, और उस कंडीशन में फिर मुझे नहीं खरीदना फिर होता। आपकी सारी एनालिसिस साइड हो गई। ओके, बिकॉज अल्टीमेटली प्राइस एक्शन मेरे फेवर में होना चाहिए। जब तक प्राइस एक्शन मेरे फेवर में नहीं होगा, मेरी कोई एनालिसिस काम नहीं करेगी। और या मैं तब तक वेट करूं? वेट करिए, वेट शुड बी अ बेटर स्ट्रेटजी। वेट एंड वॉच कि सारी चीज़ें मेरे को सही डायरेक्शन में बता रही है, सारी चीज़ें मेरे को बोल रही है यार मार्केट तेज़ है, मार्केट तेज़ में ऑटो सेक्टर तेज़ है, ऑटो सेक्टर में ये पर्टिकुलर स्टॉक तेज़ है, लेकिन प्राइस मेरे फेवर में नहीं है। अब क्या करूं? तो बॉस वेट करो। मुझे तो घाटा हो गया होता। आपको आपने बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया कि मैं ये स्टॉक खरीद के पैसा कमा लूंगी। मुझे लगता है कि मार्केट ना, आई होप मेरे व्यूवर्स के साथ भी ऐसा होता होगा, प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ। हमें ऐसा लगता है ना सर, देखो हमें पता चल गया कि मार्केट ऊपर जा रहा है, अब मैं जितना लेट करती जाऊंगी स्टॉक का प्राइस उतना बढ़ता चला जाएगा। तो मुझे तो वो जो 10 बजे से लेकर 11 बजे तक जो स्टॉक 10 रुपया बढ़ना है, मुझे तो वो 10 रुपया भी कमाना था ना। तो मैं वेट नहीं कर सकती, वो पेशेंस नहीं है मेरे अंदर। मैं हर 1 रुपया कमाना चाहती हूँ, और इसलिए मुझे पता है मार्केट ऊपर जाएगा तो जिस भाव मिल रहा है खरीद लो। देखिए, मार्केट में ना तो कोई टॉप पकड़ सकता है, ना तो कोई बॉटम पकड़ सकता है। और ये जो फोमो वाली चीज होती है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये कहीं ना कहीं ट्रेडर को सबसे ज्यादा डुबाती है। मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द वीडियो सबसे पहले ये बात बोली कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट में ट्रेड कब नहीं करना, ये समझना जरूरी है। करना तो कोई भी बता देगा, और करने में देर नहीं लगती। मुझे सिर्फ 2 बार टैप करना और बाय हो जाएगी, मेरी पोजीशन खड़ी हो जाएगी। राइट। लेकिन उसके बाद जो मेरा कॉन्फिडेंस लूज होगा ना, जब पोजीशन मेरे M2M माइनस में दिखाना शुरू करेगा। अल्टीमेटली लोग करते हैं, देखिए शालिनी जी, लोग गलती क्या करते हैं, ट्रेड लेने के बाद रिसर्च करना शुरू करते हैं। हमारा काम है ट्रेड लेने से पहले गलती को बचाना है, गलती करनी नहीं है, इसलिए रिसर्च पहले कर लो ना। 10 मिनट लगा के कर लो। हमें तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लग रहे हैं, 10 मिनट भी नहीं लग रहे। तो रिसर्च बाद में क्यों करनी है? मान लो मैंने XYZ कंपनी का स्टॉक खरीद लिया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, अब वो स्टॉक चल नहीं रहा, अब मैं सारा दिन उसकी न्यूज़ ढूंढता रहूँगा। क्यों नहीं चल रहा? क्या कॉर्पोरेट एक्शन आ रहा है? क्या हो गया भाई? कोई रिजल्ट खराब आ गए? अब रिसर्च कर रहा हूँ मैं बाद में, क्योंकि पैसा तो मेरा लग चुका है, लॉस मैं बुक करना नहीं चाहता। तो रिसर्च आप पहले कर लो, 10 मिनट फालतू लगा लो, ट्रेड लेके आप, मैं कह रहा हूँ 2 रुपये कम कमा लो, लेकिन कमाओ वही जो 8 रुपये आप कमा रहे हो, वो कमाओ जो कॉन्फिडेंस आपको अगले ट्रेड में और दे। ठीक है, अब मुझे ये भी मालूम चल गया कि मुझे ये स्टॉक लेना है, क्योंकि ये जो पीपी वाला प्राइस है उससे ऊपर है मेरा स्टॉक हो रहा है। ठीक है ना। अब पीपी के ऊपर कुछ लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, विच इज R1, R2, R3. These are called the resistance 1, resistance 2, resistance 3, and in the same way support 1, support 2 and support 3. अब ये resistance और जो support है, ये भी अगले पूरे दिन के लिए फिक्स रहते हैं। ठीक है, ये अगेन बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, जैसे पिवट पॉइंट कैलकुलेटेड होता है वैसे ही रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी कैलकुलेटेड होते हैं। अब ये सवाल का जवाब भी मुझे मिल गया कि मुझे इस स्टॉक को खरीदना है क्योंकि प्राइस एक्शन मेरे फेवर में है। अब बताइए शालिनी जी, अब मैं क्या करूं? खरीद लूंगा। खरीद लेंगे। आपको खरीदने से पहले पता होना चाहिए स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए। बिना स्टॉप लॉस टारगेट के तो मार्केट है ही नहीं। राइट। स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग एंड टारगेट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। तो मुझे मार्केट में जब ट्रेड ले लिया, मैंने सारी चीजें अपने चेकलिस्ट में मार्क कर ली, सब चीजें मेरे फेवर में, प्राइस एक्शन भी मेरे फेवर में,
लेकिन अभी भी अगर प्राइस एक्शन मेरे फेवर में है तो स्टिल देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ना कि मैं लूज कर सकता हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली आप मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी तो 80% है, 20% अभी भी चांस है मैं लूज कर सकता हूँ। राइट, इसके पहले मैंने वही कहा भी था कि मैं तो अब सीधा तो उसके इसी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए कहाँ लगाना है। तो अब एक एग्जांपल देता हूँ, एक छोटी सी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि प्राइस है मेरा पिवट पॉइंट के ऊपर, तो ट्रेड कहाँ कर रहा है 3036 के आसपास, तो अप्रॉक्सीमेटली मेरा R2 और R1 के बीच में ट्रेड कर रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। राइट, 2996 और 3061 के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि बुलिश टेरिटरी में वो कब तक है स्टॉक, जब तक अपने पिवट पॉइंट के ऊपर है। तो स्टॉप लॉस मेरा कहाँ रहना चाहिए, जब तक वो बेयरिश टेरिटरी में ना चला जाए। अब बेयरिश टेरिटरी में कब जाएगा, जब वो 2959 के नीचे जाएगा, राइट। तो मुझे स्टॉप लॉस पता चल गया कि अगर मेरे अनफेवरेबल गई पोजीशन 2959 के नीचे गया तो मुझे स्टॉप लॉस ट्रिगर करके निकलना है। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट द स्टॉप लॉस लेवल्स इन अ मार्केट। तो ये जो पीपी प्राइस है वो मैं स्टॉप लॉस डाल पीपी दूंगी? के नीचे जैसे ही गया, पीपी के नीचे 2959 है, आप 2945 का 29 आधा % 0.25% एक्स्ट्रा रख लीजिए स्लिप, क्योंकि महंगा स्टॉक है तो फ्लक्चुएशन 0.25% की तो कुछ भी नहीं है, 0.25% आप नीचे रख लीजिए। पर अभी जैसे इतना वोलेटाइल मार्केट है तो वैसे तो मतलब मुझे हमेशा लगता है कि मेरा स्टॉप लॉस तो बस फटाक से आ जाएगा और जैसे ही मेरा सौदा कटेगा वैसे ही फिर से ऊपर चला जाएगा। मैंने क्या बताया, मुझे हमेशा यही लगता है। देखिए सबको ये लगता है, इसलिए मैंने आपको बोला ये सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी पे है। लेकिन आप ये सोचो कि जब सारे स्टेप्स को आप फॉलो करते हुए आ रहे हो, लास्ट में प्राइस एक्शन को भी फॉलो करो विच इज़ इन योर फेवर, स्टिल अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर करो तो एक्सेप्ट द लॉस, एक्सेप्ट द लॉस। ठीक है, मेरी सारी चीज़ें सही थी, प्राइस एक्शन भी मेरा सही था, स्ट्रेटजी भी मेरी सही थी, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस लग गया तो उसमें आपकी गलती नहीं है। डोंट ब्लेम योर सेल्फ। आई डोंट नो आप ऐसे कितने लोगों से मिले हैं, आप भी मुझे बताइए और मेरे जो व्यूवर है वो भी कमेंट में बताएंगे। मैं ज़्यादातर ऐसे लोगों को जानती हूँ जो स्टॉप लॉस वहाँ पर लगाते हैं जितना नुकसान वो झेल सकते हैं, उनकी पॉकेट जितना अलाउ करती है उतना नीचे का वो स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर आप भी ये गलती करते हैं तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताइए, क्योंकि आज तो मुझे ये मालूम चल गया कि स्टॉप लॉस लगाना कहाँ पे, मेरी पॉकेट पे डिपेंड नहीं करता है। ये जो पीबी वाला प्राइस है इससे थोड़ा नीचे जाके मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। एग्जैक्टली। देखिए कभी भी स्टॉप लॉस आप अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर मत लगाओ कि भैया मैं तो 10,000 का लॉस लगता हूँ 10,000 तक झेलूंगा। आपको भी मिलते हैं ना ऐसे लोग, इसका मतलब? अरे बहुत मिलते हैं। Okay. आप तो सर मैम बता रहे हो कि 10,000 का, मैं छोटी अमाउंट बोल दी, लोग तो उसको मतलब कैरी करते रहते हैं पोजीशंस को, स्टॉप लॉस फॉलो ही नहीं करते। सर मैंने 25,000 का और इंतजाम कर लिया, अब तो 25,000 जाएंगे तो देखी जाएगी। हाँ। मैंने कहा सर आज तो 25,000 भी जा रहे हैं, अरे कोई नहीं मैंने 2 से 30,000 और मांग लिए। वो अपनी लूजिंग प्रोबेबिलिटी को और बढ़ाए जा रहे हैं। तो दिस इज नॉट द राइट वे टू डू ट्रेड इन अ मार्केट। मेरे को पता है 2959 के नीचे 2945 तक या 2940 तक मैक्सिमम झेल लूंगा, इसके नीचे गया तो आई विल नॉट एक्सेप्ट द लॉस। इट्स नॉट योर मिस्टेक, सारी चीज़ें आपके फेवर में थी, बट स्टिल मार्केट हैज़ गिवन यू नो स्टॉप लॉस ट्रिगर, इट्स ओके, गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट ट्रेड। अब अल्टीमेटली आपको पता है अगर इस स्टॉक के अंदर मेरे को दोबारा प्ले करना है तो मुझे किस लेवल के ऊपर प्ले करना है। अब एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, ये मैंने देखा कि प्राइस चल रहा है, दिस इज द प्राइस 3036, प्राइस इज लाइंग इन बिटवीन 3061 एंड 2996, दैट मीन्स R1 एंड R2 के बीच में लाई कर रहा है। अब स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की प्रोबेबिलिटी को भी मैं कम कर सकता हूँ, यानी कि मेरा लॉस और कम हो जाए। अगर मेरे को 3036 पे खरीदने के बाद 2940 तक का स्टॉप लॉस देखना है तो लगभग 100 रुपये का लॉस हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़ लॉस हो गया। लेकिन मेरे से 100 रुपीज़ से भी कम करना है, मेरा लॉस होना चाहिए लगभग जितना कम से कम हो सके, 40-50 रुपये भी चलेगा, 100 रुपये नहीं 30-40 रुपये चलेगा। तो लॉस और कम अगर कर लिया तो आपका कैपिटल बच गया ना। उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है, आप हमेशा कोशिश करो कि जो स्टॉक में रैली निकल चुकी है, यानी कि ऑलरेडी वो अपने R1 और R2 के बीच में ट्रेड कर रहे हैं, तो डोंट गो फॉर द प्राइस एक्शन, इतनी जल्दबाजी में आप बाय मत करो। हमेशा कोशिश करो R1 के आसपास बाय करने की, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2996। तो अगर आपको 3,000 के आसपास मिलता है, 2995, 3,010 इसके आसपास मिलता है तो आपका स्टॉप लॉस और पास हो जाता है। मैं वेट तो नहीं करती रह जाऊंगी, ये 36 से 46, 56, 66 तो नहीं हो जाएगा? नहीं, देखो उसमें फिर एक चीज हो रहा है, अगर क्योंकि आपने बोला ये वाला जो आपका चार्ट है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला, ये तो पूरे दिन के लिए फिक्स रहता है, ये नहीं हिलेगा। लेकिन मेरा तो प्राइस ऊपर जा रहा है ना। देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, सपोर्ट वो होता है जहाँ पे डिमांड होती है, ठीक है, और रेजिस्टेंस होता है जहाँ सप्लाई होती है। अब कोई भी चीज़ जब डिमांड जोन को क्रॉस कर जाती है, ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस कर जाती है तो वो डिमांड जोन में क्रिएट हो जाता है। यानी कि अगर मेरा प्राइस होता इस टाइम 2960 यानी कि पिवट पॉइंट के आसपास में ट्रेड हो रहा होता, तो मेरा पहला सप्लाई जोन कहाँ पे आता, 2996 के आसपास, यानी कि 2996 पे प्राइस रुकता,
वहाँ सप्लाई आती, लेकिन क्योंकि अब प्राइस 2996 को भी क्रॉस कर चुका है, जिसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में यूज करते हैं वर्ड ब्रेकआउट। अब ये समझना जरूरी है ब्रेकआउट आते क्यों है। वो जो सप्लाई जोन होता है, जब उसको हम क्रॉस कर जाता है प्राइस, तो वो अब डिमांड जोन में क्रिएट हो जाता है। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। ये टेक्निकल एनालिसिस की एक थंब रूल है। तो किसी भी रेजिस्टेंस को जब प्राइस क्रॉस कर जाता है तो अब वो सपोर्ट में क्रिएट हो जाता है। यानी कि जो 2996 का मेरा पहले सप्लाई जोन था, अब वो मेरा डिमांड जोन बन चुका है। गेटिंग? तो मैं कोशिश करूंगा वहां पे बाय करने की जहां मेरा डिमांड जोन सबसे ज्यादा है। तो प्राइस क्या चल रहा है? 3036। अब अगला हर्डल कहां पे है? सप्लाई कहां पे है? 3061। तो यानी कि अगर प्राइस यहां से आपके फेवर में गया तो कितना ऊपर जाएगा और कहां पर जाकर रुकेगा? 3061 के आसपास। तो कितने रुपए मिले आपको? 24 रुपए। 24 रुपए, जो 1% भी नहीं बनता। लेकिन अगर गिरा, 3036 से गिरा, तो कहां आगे रुकेगा? 96 पे, 96, 2996। एग्जैक्टली। तो 40 रुपए नीचे भी तो आ सकता है। तो यहाँ पे दो तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। प्रैक्टिकल ट्रेडिंग की आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर तो आपको फोमो है कि यार 3036 पे बाय किया, कहीं यहाँ से भाग ना जाए, 2996 आए नहीं तो आप 50% पोजीशन ले लो, 100% कैपिटल मत इन्फ्यूज करो। राइट। और बाकी का जो 50% है, वेट करो 2996 पे आने की। अगर तो वो 3000 पे भी आ गया तो भी मैं बोलूंगा आप ले लो। हाँ, कर लो। ठीक है। एक तो आपकी एवरेज बन गई, हाँ। स्टॉप लॉस भी आपका पास हो गया। 2959 के नीचे मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अगर खुदा ना खास्ता स्टॉप लॉस लगा भी तो स्टॉप लॉस मेरा छोटा हो गया ना, मेरी लूजिंग प्रोबेबिलिटी कम हो गई। लूजिंग जो मेरी वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ मनी, मेरी और कम हो गई। लेकिन अगर वहां से फेवर में चला प्राइस, 2996 से आपने जो एवरेज करा था 3060 और 2990, एवरेज बन गई आपकी लगभग 60 रुपये 30 रुपये, आपकी बनी 3030 की एवरेज, 3030 की। अब यहां से अगर पोजीशन आपके फेवर में चलती है, आपको पहला प्रॉफिट बुक करना है 3061, अगला प्रॉफिट बुक करना है 3097 के आसपास। ओ वाओ। Getting? So this is how you need to modify your levels according to the pivot point and support demand levels. Support ये मुझे resistance. लग रहा है जिसने इंट्राडे में कभी काम नहीं भी किया है, वो भी अगर हमारे इस पॉडकास्ट को देखेगा तो शायद उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं कर सकता हूँ। क्षितिज सर ने पहले ही आपको बोला कि पहले दिन ही पैसा लेके कूद जाने की जरूरत है नहीं मार्केट में। आप पहले इसके हिसाब से खुद पेपर वर्क करके पहले देखो, पेपर ट्रेड करके आप पहले देखो और देखो कागजों पे आपको मुनाफा हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिल्कुल। देखो शालिनी जी, ये स्ट्रेटजीज कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो कि आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी। आपको बुक्स में पिवट पॉइंट कैसे कैलकुलेट होता है ये मिल जाएगा, रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है, फॉर्मूलाज क्या होते हैं, ये सब मिल जाएंगे। जो मॉडल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ का, इसका फॉर्मूला अगर आप ढूंढने चाहोगे तो वो भी मिल जाएगा। लेकिन जो प्रैक्टिकल मार्केट में चीज़ें काम करती हैं, जो कि हम लोग एक्सपीरियंस से सीखते हुए आए हैं 15-20 साल से, वो स्ट्रेटजीज कैसे इंप्लीमेंट करनी है वो आपको प्रैक्टिकली समझ में आएंगी। ये आपको कहीं पे मतलब बुक्स में नहीं मिलेगा। जो मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताई, अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट 100% शॉर्ट स्ट्रेटजी, बट अगेन इट कैन इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। और अगर आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं आप मार्केट से आराम से पैसा कमाते हो। और ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छा काम करती है। आई एम एक्चुअली यूजिंग दिस स्ट्रेटजी और मैं रिकमेंडेशंस भी देता हूँ इंट्राडे इस स्ट्रेटजी के बेस पे, और पैसा बना के देती भी है। 65-70% इसकी हिट रेशो आती है। ओके, तो अब हमें सर ये भी मालूम चल गया है कि स्टॉप लॉस हमें कहाँ पे लगाना है, प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, हमें वो लेवल भी पता चल चुका है। अब अगली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए शालिनी जी, यहाँ पे तो अभी तक मैंने बात करी इंट्राडे ट्रेडिंग की, ठीक है। अब आपके कुछ ऐसे व्यूअर्स भी होंगे और खासकर जो नए मार्केट के अंदर नए इन्वेस्टर्स हैं, जो नए ट्रेडर्स हैं, उनको हमेशा मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इंट्राडे ट्रेड कम से कम करो। पैसा बनेगा पोजिशनल ट्रेडिंग में, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में। एक तो उसमें आपकी स्ट्रेस कम होती है। आपने पोजीशन ले ली ना, आपको स्ट्रेस नहीं है कि मुझे काटना ही काटना है। आपको पता है मेरे पास 50,000 रुपये का कैपिटल है, 30,000 का मैंने स्टॉक ले लिया, अब मैं इसको कैरी करके देखूंगा कि क्या होता है। 4-6% मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेंगे तो हम उसको रिव्यू करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे। और अगर मार्केट में आपको एक्चुअल में नए ट्रेडर को पैसा कमाना है और अपना कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, हमेशा पोजिशनल ट्रेडिंग में आओ। ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग ये होती है उनके लिए जो कि प्रो ट्रेडर्स हैं, जो कि मार्केट की फ्लक्चुएशंस को इतने सालों से देख रहे हैं। बीपी अप डाउन कर सकते हैं, अच्छी बात है, करो। जिनको एडिक्शन है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से करना है ना, और मार्केट में एक्चुअली पैसा बनाना है, पोजिशनल ट्रेड्स आर द बेस्ट टू लर्न। अब पोजिशनल ट्रेडिंग में भी कुछ मॉडल्स हैं जो हम लोगों ने इसके अंदर इंप्लीमेंट करे हैं, जो कि आपको ये सिग्नल देते हैं कि किस सेक्टर का कौन सा स्टॉक इंट्राडे तो चलेगा, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी है पोजिशनल बेस पे भी चलने की, यानी कि डिलीवरी बेस पे ट्रेड चलने की। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक मॉडल जिसको हम लोगों ने नाम दिया डिलीवरी मॉडल। इफ़ यू कैन सी माई स्क्रीन,
हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया, डिलीवरी का एक हम लोगों ने मॉडल इंप्लीमेंट करा है और ये डिलीवरी का एक मॉडल ओपन हो जाता है जिसके अंदर कुछ नहीं है। हम लोग कुछ डेटा को जो हमें ऑलरेडी एनएससी से प्रोवाइडेड है उसी डेटा को हम लोग एक ऑटो टेंडर के अंदर एक साथ आपको प्रोवाइड कर देते हैं। एनएससी आपको डे टू डे बेसिस करेगा, आपको एक्सेल मेंटेन करनी पड़ेगी डेली। इसके अंदर हम लोग ऑलरेडी हिस्टोरिकल डेटा प्रोवाइड कर देते हैं। अब ये हिस्टोरिकल डेटा आपको काम कैसे करके देगा? मान लीजिए कोई XYZ का आप देखना चाह रहे हैं कि पोजिशनली ये स्टॉक कैसा है, तो एज अ न्यू ट्रेडर आप क्या करोगे, आप क्या रिसर्च करोगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से? बताओ। पता नहीं। आप या तो पहले सबसे पहले चेक करोगे उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, हाँ। क्या कंपनी अच्छी है नहीं है। दूसरा आप देखोगे उसके टेक्निकल चार्ट्स कैसे हैं। अगर आपको टेक्निकल चार्ट नहीं देखने आते या नहीं है आपके पास टाइम, तो थर्ड जो चीज़ होती है मार्केट में काम करता है प्राइस, जो कि मेजर है। प्राइस के अंदर अगर हम लोग बात करें तो एक इंडिकेटर हम लोग डेली सुनते हैं आए दिनों, जिसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम आपने सुना है? मार्केट में वॉल्यूम होता है, जो भी पूरा दिन में बाइंग सेलिंग की एक्टिविटी होती है, हम लोग उसको वॉल्यूम के नाम से देते हैं। बट कितने ट्रेडर्स ने ये टर्म यूज मार्केट में सुनी है कि एक मार्केट में चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं डिलीवरी वॉल्यूम या कि डिलीवरी परसेंटेज। तो डिलीवरी वॉल्यूम और वॉल्यूम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और किस तरीके से इस डेटा को, इस पॉइंट को यूज करके मैं एक्चुअल में पता कर सकता हूं कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में चल सकता है या नहीं चल सकता। देखिए मार्केट में क्या होता है ना कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो या ऑप्शन ट्रेडर हो या डिलीवरी ट्रेडर हो, मार्केट चलाने वाले कौन है? मार्केट चलाने वाले स्ट्रॉन्गर हैंड्स। हम लोग हैं रिटेलर्स। हमारा काम है उनको वॉच करना, उनकी पोजीशंस को देखना, उसको एनालाइज करना और उस एनालिसिस को अपनी ट्रेडिंग में यूज़ करके पैसा कमाना। तो जब सारे स्ट्रॉन्गर हैंड ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसे हुए हैं, सारे स्ट्रॉन्गर हैंड इंट्राडे ट्रेडिंग में घुसे हुए हैं, तो डिलीवरी बेस कौन काम कर रहा है? डिलीवरी बेस भी कोई ना कोई तो कर ही रहा है ना। एक्यूमुलेशन तो होती है स्टॉक्स के अंदर, और बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, बड़े बड़े एएमसीज हैं जो स्टॉक्स को परचेज करते हैं और इन टर्म्स ऑफ एनएवी आपको म्यूचुअल फंड के फॉर्म में देते हैं। तो अल्टीमेटली वो फंड मैनेजर्स क्या कर रहे हैं? स्टॉक मार्केट में ही तो पैसा लगा रहे हैं। उनको पता है कि किस स्टॉक में खरीदना है, किस स्टॉक में निकालना है पैसा। तो अगर मुझे पता चल जाए कि FIs DIs कहाँ पे डिलीवरी में परचेज एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, तो मेरे लिए चीज़ और आसान हो जाएंगी। राइट? क्योंकि कभी भी स्टॉक को अगर डिलीवरी बेस चलाना होता है, एक दिन में परचेज नहीं होगा वो। 2 दिन में वो एक्यूमुलेशन होगी धीरे धीरे, और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप प्योरली चार्ट देख रहे हो ना, प्योरली चार्ट पे आपको नहीं पता चलेगा कि स्टॉक के अंदर एक्यूमुलेशन हो रही है। हाँ, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप का डेटा देख के आप कहीं ना कहीं पता लगा सकते हो, बट अगेन वो फ्यूचर्स का डेटा है। फ्यूचर्स का डेटा बहुत जल्दी बनता है और कटता है, लेकिन डिलीवरी का डेटा बहुत जल्दी कटता बनता नहीं है। तो वॉल्यूम और डिलीवरी वॉल्यूम में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं एक बार, और ये समझते हैं कि इन दोनों डेटा को यूज़ करके आप किस तरीके से पोजिशनल ट्रेडिंग और ईजी कर सकते हो। ठीक है। तो डिलीवरी का एक मॉडल हम लोगों ने इसके अंदर इंप्लीमेंट किया, विच इज़ लाइक दिस। और इसके अंदर आप XYZ किसी भी स्टॉक का अगर आप ये डिलीवरी मॉडल चेक करना चाहते हो तो जाके स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हो। तो अभी हम लोग किसी भी XYZ स्टॉक को रैंडमली पिक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्टॉक मैंने पिक कर लिया। तो अब इसके अंदर आप क्या देख सकते हो? मेरी स्क्रीन पे हम लोगों ने स्टॉक का अंदर क्या लिया? डेट, ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, वॉल्यूम, जो मैंने अभी टर्म यूज़ करी वॉल्यूम, then delivery volume, and then delivery percentage. Now how to use this volume and delivery percentage in your strategy? ठीक है। अब ये एग्जाम्पल है इस पर्टिकुलर स्टॉक का। इसके अंदर हिस्टोरिकल डेटा मैं देखता हूँ, 13 मार्च का है, 12 मार्च का है, 11 मार्च का है। मुझे हिस्टोरिकल डेटा एक तो पिक करना है। हिस्टोरिकल डेटा में मेरे को कुछ नहीं करना, ये डेली शाम को एक्सचेंज से फाइल मेरे को मिलती है और हम लोग ऑटो टेंडर के अंदर इसको डाल देते हैं एनालिसिस करने के उससे। तो हिस्टोरिकली मेरे को चेक करना है कि सबसे ज़्यादा डिलीवरी वॉल्यूम इस स्टॉक के अंदर किस दिन हुआ था। जिस भी दिन हुआ था उस दिन को हाईलाइट कर देते हैं हम ये येलो कलर से। अच्छा। 241.51। और परसेंटेज वाइज किस दिन सबसे ज़्यादा हुआ था? इस दिन 78%, 6 मार्च को। ठीक है। अब मुझे 2 चीज़ें समझ में आ गई, डिलीवरी वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज। डिलीवरी वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम काम हुआ था 3 फरवरी को। मुझे नहीं पता 3 फरवरी को क्या था, कुछ इवेंट होगा क्या था, कुछ आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना ध्यान दो 3 फेब को ओपन प्राइस क्या था स्टॉक का, ओपन, हाई, लो, क्लोज, डिलीवरी वॉल्यूम कितना था, टोटल वॉल्यूम कितना था, डिलीवरी वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज। वॉर स्टार्ट होने के बाद ये सेकेंड डे था जब मार्केट ओपन हुआ था। ठीक है। राइट। वॉर स्टार्ट होने, अगर मान लीजिए मैं न्यूज़ नहीं देखता, मुझे नहीं पता, मुझे डेट्स नहीं याद कि किस दिन वॉर शुरू हुई थी, बिकॉज आई एम बिजी इन सम अदर थिंग्स। आई एम डूइंग स्टूडेंट हूँ मैं, नहीं पढ़ रहा, मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब नहीं ध्यान मेरे को वॉर कब शुरू हुई थी। जो इस मार्केट का बंदा है उसको सब चीज़ें याद होंगी एज यू।
आपको अच्छे से ध्यान है, मुझे अच्छे से ध्यान है, बट लेमैन को नहीं पता होता। उसको कुछ नहीं है, उसको ये तो डेट दिख रही है ना 3 फरवरी को कुछ ना कुछ हुई थी एक्टिविटी। राइट। अगर इस दिन कुछ एक्टिविटी हुई है वॉल्यूम वाइज और डिलीवरी वॉल्यूम वाइज, तो यानी कि देयर आर सम स्ट्रॉन्गर हैंड्स विच आर एक्चुअली क्रिएटिंग द वॉल्यूम्स। अब डिलीवरी वॉल्यूम का मेरे को उस दिन का ओपन, हाई, लो और क्लोज पता होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा मैटर करता है हाई और लो। ये एक छोटी सी स्ट्रेटेजी है जो मैं अपनी एनालिसिस में, अपनी रिसर्च में यूज़ करता हूँ और आपसे शेयर भी कर रहा हूँ। किस तरीके से उस दिन का हाई और लो पकड़ लो। इस पर्टिकुलर स्टॉक का हाई है 425 का, उस दिन का लो है 410 का। पूरे दिन में स्टॉक ऊपर 425 गया, नीचे 410 गया, तो 425 और 10 के बीच में पूरा दिन में कुछ ना कुछ हुआ है, और डिलीवरी बेस हुआ है और वॉल्यूम वाइज भी हुआ है, यही 15 रुपये की रेंज में। अब मैं इस स्टॉक के अंदर तब तक एंटर नहीं करूंगा जब तक कि उस दिन का मेरा हाई नहीं कट जाता, अगर मैं लॉन्ग साइड का प्लेयर हूँ, अगर मेरे को पोजिशनली बाय करना है स्टॉक को। पर ये तो बहुत 13 दिन पीछे की डेट है। मैंने आपको ये हम लोग हिस्टोरिकल दे रहे हैं, 1 तारीख से हम 1 तारीख से 13 मार्च तक का डेटा दे रहे हैं। 1 फरवरी से 13 मार्च, यानी 1.25 महीने का डेटा है ये। अब पिछले 1.25 महीने में मेरे को फिल्टर आउट करना है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम और डिलीवरी वॉल्यूम कब हुआ, वो मेरे को फिल्टर होके आ रहा है 3 फेब, ऑलरेडी हाईलाइटेड है, ये भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। ओह माय मिस्टेक, 3 फेब को मैंने 3 मार्च समझा, इसलिए मैंने बोला वॉर स्टार्ट हुए सेकंड। वॉर से भी पहले की बात है। ओके ओके ओके। ये 1.25 महीने का डेटा है। 3 फेब राइट, बजट का सेकंड डे। बजट का सेकंड डे राइट। हाँ, तो आफ्टर बजट कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई स्टॉक के अंदर। आपको उस दिन का हाई और आपको उस दिन का लो पकड़ना है। ठीक है। ठीक है, दिस इज अ ये सिंपल मैं स्ट्रेटजी। कभी भी देख रही हूँ, मतलब क्योंकि मैं आज 1.25 महीने बाद ये देख रही हूँ, बट फिर भी मुझे इस डेटा के ऊपर ध्यान देना है। जी, ठीक है, जी। गॉट इट। तो अब 2 लेवल्स आपको नोट करके रख लेने हैं कहीं पे भी, हाईएस्ट 425, लोएस्ट 410। ठीक है। या तो स्टॉक 425 के ऊपर चलना शुरू करे, या तो 410 के नीचे फिसलना शुरू करे, तभी वो डायरेक्शन पकड़ेगा। बिकॉज ये जो 15 रुपये की रेंज है, इस 15 रुपये की रेंज में कुछ एक्टिविटी हुई है, और ये एक्टिविटी जो हुई है, जो मेरे को दिखाई दे रही है, जब तक इससे बड़ी एक्टिविटी नहीं हो जाती तब तक मेरे को ये 2 लेवल्स ही याद रखने हैं। इससे बड़ी यानी कि जिस दिन 241 के ऊपर की फिगर ना आ जाए, या फिर डिलीवरी परसेंट मेरा 60, अभी मैं परसेंटेज की बाद में बात करूंगा, अभी सिर्फ वॉल्यूम्स की बात कर रहे हैं। ये हम बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो पोजीशन लेके होल्ड करते हैं, जो उनके लिए। ठीक है। अब मुझे पता है अगर मेरे को पर्टिकुलर स्टॉक खरीदना है तो मैं तब तक नहीं खरीदूंगा जब तक 425 के ऊपर नहीं चलना शुरू करेगा। ठीक है। नेक्स्ट डे देखते हैं, स्टॉक ने क्लोजिंग दी 412 की, अभी नहीं खरीदना। अगले दिन क्लोजिंग दी 408 की, फिर दी 422, यहाँ पे दी इसने 428 रुपये 80 पैसे। एक प्री इंडिकेशन मेरे को मिल गया। तो शालिनी जी, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं डिलीवरी बेस, अगर किसी को ट्रेड करना है तो देखिए, या 3 फरवरी की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ओपन, हाई, लो, क्लोज, डिलीवरी वॉल्यूम एंड टोटल वॉल्यूम, इन फिगर्स के ऊपर फोकस रखना है। और अगर फिगर्स की बात करें तो मुझे हाई और लो लेवल पे फोकस रखना है, यानी कि 3 फरवरी को जिस दिन मैक्सिमम डिलीवरी वॉल्यूम में काम हुआ, उसी दिन का हाई और उसी दिन का लो को पकड़ के मुझे एक लेवल दिमाग में रखना है कि पर्टिकुलर स्टॉक अगर तो 410 के नीचे गया तो क्या करना है, या 425 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे गया तो क्या करना है। तो नेक्स्ट डे देखते हैं, यहाँ पे स्टॉक ने देखिए क्लोजिंग दी 412 की, फिर 408 की, 422 की, यानी कि अभी तक 425 के ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दी। यहाँ पे इसने एक इंडिकेशन दिया 9 फरवरी को 428 रुपये 90 पैसे की क्लोजिंग दी, विच वॉज एन अर्ली इंडिकेशन कि स्टॉक के अंदर कुछ ना कुछ अब हलचल हो सकती है। एक लेवल था मेरे दिमाग में 410 का, एक था 425 का। स्टॉक ने पहले लेवल कौन सा ब्रेक किया, 425 का। तो एक मुझे प्री इंडिकेशन मिल गया कि इस हाई के ऊपर जब स्टॉक मूव करना शुरू करे तो दिस इज एन प्री इंडिकेशन कि आपको इस स्टॉक पे फोकस रखना है डिलीवरी में ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट डे, मान लीजिए ओपन होता है स्टॉक 10 फरवरी को 430 के लगभग यहाँ पे ओपन हुआ, और ओपनिंग नोट पे मैंने बाय कर लिया स्टॉक, क्योंकि 425 का एक लेवल था जो मैंने एक दिमाग में रखा हुआ था। अब मेरा जो दूसरा कंडीशन है बाय लेने के बाद, एक स्टॉप लॉस जिसको मैं दिमाग में कहता हूँ रखने का। एक तो हम लोगों ने किया कि इंटरडे ट्रेड में मेरे को स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन करना है, सपोर्ट और पिवट पॉइंट को यूज़ करके। डिलीवरी बेस अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो लोएस्ट लेवल जो था उस दिन का जो था 410, अब जो है स्टॉक 410 के नीचे नहीं फिसलना चाहिए, क्योंकि अगर इस दिन के जिस दिन हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम हुआ था उस दिन के लो के नीचे अगर स्टॉक चलना शुरू करता है तो यानी कि स्टॉक में कुछ गड़बड़ है, यानी कि स्टॉक में जो पोजीशंस बनी थी वो कहीं ना कहीं अनवाइंड होती जा रही है। आपको भी स्टॉक से निकलना है या निकलने की चेष्टा करनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट डे स्टॉक ने क्या क्लोजिंग दिया। नेक्स्ट डे स्टॉक ने क्लोजिंग दिया 426, अभी तक मैं कंफर्ट जोन में हूँ। 420 पे भी मैं कंफर्टेबल हूँ, 421 तक मैं कंफर्टेबल हूँ। अभी तक स्टॉक ने 410 का लेवल ब्रीच नहीं किया। राइट।
410 का लेवल स्टॉक ने कहाँ जाके ब्रीच किया, देखिए 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 4 मार्च को, यानी कि पोजीशन मैंने ली थी जो 30 फरवरी को, सॉरी 30 फरवरी बोल दिया मैंने, जो पोजीशन मैंने स्टॉक में ली थी 11 फरवरी को, हाँ। ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन इसने दिया मेरे को एग्जिट का, कहाँ पे, 4 मार्च को। इतने दिन तक मैं पोजीशन होल्ड करके रहा, पैसा हालांकि मुझे नहीं बना, लेकिन मुझे ये पता है कि 410 के नीचे तो मुझे बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना। तो सबसे बड़ा थंब रूल, जो स्ट्रेटजी मैंने यूज़ की थी उस स्ट्रेटजी के हिसाब से मेरा एक छोटा सा लॉस मैं बुक करूंगा 20 रुपये का, जो कि लगभग बनता है इस स्टॉक में 3 से 4% का। अब मुझे वेट करना है कि उस दिन से ज़्यादा डिलीवरी वॉल्यूम में डिलीवरी परसेंटेज क्या कभी हो रहा है, क्या उस दिन के लेवल को मार्केट ने तोड़ा, तो देखते हैं। अब जो परसेंटेज वाइज बात करें तो ये अगले ही दिन 6 मार्च को हाईएस्ट डिलीवरी परसेंटेज में काम हुआ, विच वॉज 78%। तो यानी कि अब जो पिछली डेट मेरे दिमाग में थी 3 फेब वाली, इसको मैं दिमाग से निकाल दूंगा। अब एक नए लेवल्स मेरे को मिल गए, नए लेवल्स मिल गए मेरे को 6 मार्च के, पर अब तो हम दूसरा लेवल देख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं हम डिलीवरी परसेंटेज को, राइट। तो मुझे डिलीवरी वॉल्यूम, डिलीवरी परसेंटेज दोनों देखने हैं। देखिए परसेंटेज ज़्यादा अच्छा काम करेगी वॉल्यूम के मुकाबले, बिकॉज वॉल्यूम क्या होता है, मान लीजिए दिन में 100 स्टॉक में काम हुआ, 100 में से 70 कैरी हो गए, ठीक है, तो मेरी डिलीवरी परसेंटेज कितनी होगी, 70%, और 30% मेरी नॉर्मल वॉल्यूम क्रिएट हुए। अब मान लीजिए मेरा ट्रेड होता है सिर्फ 10 स्टॉक्स में, और 10 स्टॉक्स में मेरे 5 स्टॉक्स में मैंने डिलीवरी कैरी करी, तो परसेंटेज कितना हुआ, परसेंटेज तो अभी 50% ही हुआ, लेकिन डिलीवरी वॉल्यूम तो मेरा पहले होता 70 का, अब रह गया 5 का। हाँ। तो मैटर क्या करेगा, मैटर करेगा परसेंटेज। वॉल्यूम तो मैटर करेगा, लेकिन परसेंटेज और ज़्यादा मैटर करता है। तो मैं हमेशा परसेंटेज ही आप परसेंटेज देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। मेरा काम है कि अपनी प्रोबेबिलिटी को हाई कैसे करना है। देखिए डिलीवरी वॉल्यूम भी उतना ही अच्छा काम करता है जितना डिलीवरी परसेंटेज करता है, लेकिन परसेंटेज आपको ज़्यादा अच्छे नतीजे ला के देता है। तो परसेंटेज वाइज अगर मैं कंपेयर करूँ तो 78% डिलीवरी में इसका काम हुआ। अब ये 78% डिलीवरी की जब मैं बात करता हूँ तो ये भी हो सकता है डिलीवरी किसी ने खरीदी हो, ये भी हो सकता है डिलीवरी किसी ने बेची हो, तो उसका जवाब ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर मैं रिसर्च का बंदा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, तो मेरा काम है आपको बताना ये हमें कैसे पता चलेगा कि वो डिलीवरी खरीदी गई है या बेची गई है। इसीलिए मैंने आपको बोला आपको हाईएस्ट लेवल और लोएस्ट लेवल पे आपको फोकस कर रहे हैं, ओके। प्राइस एक्शन पे आपको तो फोकस अब मैं इसी दिन का हाईएस्ट और लोएस्ट देखूंगी। अब आपको 399 और 406 जो कि सिर्फ और सिर्फ 7 रुपए की रेंज है। अब जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलता स्टॉक, मुझे इसमें कुछ नहीं करना। और अगर खासकर खरीदना है, दोबारा से इसमें अटेम्प्ट लेना है, तो जब तक 406 रुपये 70 पैसे के ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं देता, मुझे स्टॉक को नहीं खरीदना। ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर हूँ। तो ये तो मुझे ऊपर अभी तो फिलहाल अभी नहीं देखिए दिखाई दे नेक्स्ट डे क्लोजिंग आई 386 की, हाँ। यानी कि 399 का जो लोएस्ट लेवल था वो ब्रीच कर चुका है। हाँ। इसका क्या मतलब मैं निकाल के रखूंगा, इसका ये मतलब निकलता है कि किसी ने डिलीवरी में बेचा होगा माल, तभी तो प्राइस एक्शन नेगेटिव हुआ। मुझे खरीदना कब तक नहीं है, जब तक 406 के ऊपर नहीं चलता। तो वो अभी तक तो नहीं दिखाई दिया। 86, 91, 383, 375, 366, अभी तक एक भी दिन स्टॉक ने 406 रुपए के ऊपर या 407 रुपए के ऊपर, अगर मैं प्रिसाइजली बोलूँ, तो क्लोजिंग नहीं दी। तो ऐसे एक एक हफ्ता कोई बैठा कैसे रह सकता है, उसको कुछ तो काम करना ही होगा। तो हम ये मैंने दूसरा स्टॉक आपको, ढूंढे। हाँ आप दूसरा स्टॉक ढूंढिए, मैंने आपको यहाँ पे दिया ना, स्क्रॉल डाउन करो, आप स्क्रॉल डाउन करके XYZ जोन सा स्टॉक आपको देखना है, आप देख लो किसी भी स्टॉक को। मान लो XYZ मैं ये स्टॉक उठाता हूँ, ठीक है, इस स्टॉक के अंदर मैं देख लेता हूँ हाईएस्ट डिलीवरी परसेंटेज कब काम हुआ था, यहाँ हुआ था। इस दिन का हाईएस्ट लोएस्ट क्या था, 9862, 9749। अब मुझे पता है 99 के ऊपर प्रिसाइजली जब तक ये 100 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता, मुझे नहीं खरीदना। क्लोजिंग का ही 97, 96, 96, यहाँ पे कहीं एक सिग्नल दिया, लेकिन अगले दिन फिर से फिसल के 99 आ गया, फिर 100 फिर 99, 99, यहाँ फिर इसने कोशिश करी, कोशिश कर रहा है स्टॉक 102 तक भी गया। आप ट्रेड कर सकते हो, बट अगेन यहाँ 96, क्योंकि मार्केट इस टाइम बियर मार्केट है। आपको ये समझना जरूरी है, मार्केट गिर रही है, गिरती मार्केट में आप कोशिश कर रहे हो पकड़ने की, तो जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होता, तेजी के सौदे मत ढूंढो। ये मॉडल तब अच्छा काम करेगा जब मार्केट बुल रन में है। गॉट इट। बियर रन में ये मॉडल उतना अच्छा प्रिसाइजली काम नहीं करके देगा जितना अच्छा इसकी प्रोबेबिलिटी बुल मार्केट में आती है। क्योंकि क्या होता है ना, बियर मार्केट में छोटे छोटे बाउंस आते रहते हैं, ऊपर जाता है माल बेच देता है ऑपरेटर, फिर जाता है फिर बेच देता है, रिटेलर ट्रैप होता रहता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, मार्केट का ट्रेंड क्या है, इंट्राडे ट्रेंड क्या है, पोजिशनल ट्रेंड क्या है। अगर ट्रेंड बियर मार्केट का है तो उसमें मैं बुल मार्केट के मॉडल्स को यूज ना करूं, इन मॉडल्स को तब यूज करो, खासकर डिलीवरी मॉडल्स को आप तब यूज करो जब मार्केट बुल रन में है।
बट गुड थिंग इज कि एटलीस्ट मुझे ये मालूम चल रहा है कि मुझे काम नहीं करना है। Exactly. जो आपने शुरू में ही कहा था कि पैसा बचा के रखना जो है वो Exactly. भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो एटलीस्ट मैं ये समझ पा रही हूँ कि मुझे अभी फिलहाल ट्रेड नहीं करना नहीं है। करना है, एग्जैक्टली। ठीक है। देखिए क्या होता है कि मार्केट में ना ज़्यादा ट्रेडर्स का मैंने ये भी माइंडसेट देखा है कि कोई स्टॉक अपने हाई से 30% गिर गया, 40% गिर गया, तो वो लोग सोचते हैं हाई से 40% गिर गया यार, सस्ता मिल रहा है। वो ये नहीं देखते कि लो से कितना चला था। लो से वो 200% चला था, 200% चलने के बाद अगर 40 गिर भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम ये सोचते हैं ऊपर से 40% गिर गया, सस्ता मिल रहा है, ले लो। आपको सस्ती चीज़ों के पीछे नहीं भागना, आपको अच्छी चीज़ों के पीछे भागना है। क्वालिटी थिंग्स, क्वालिटी मैटर्स इन स्टॉक मार्केट। क्वालिटी अच्छी होगी जब फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे, और फंडामेंटल के साथ जब प्राइस एक्शन आपका फेवर में होगा। तो दीज आर द सम ऑफ द मॉडल्स, डिलीवरी मॉडल्स विच एक्चुअली वर्क्स इन अ मार्केट व्हेन देयर इज अ बुल रन इन अ मार्केट। अब मुझे ये भी समझ में आ गया कि मुझे मार्केट खुलने के कितनी देर के बाद काम करना है, मुझे क्या काम करना है, मुझे कौन सा सेक्टर या कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करना है, मुझे स्टॉप लॉस किस जगह पे लगाना है, मुझे वो भी मालूम चल गया। तो अब आई होप मुझे सब पता चल गया, कुछ बचा है। अब तो पैसा कमाना है और पैसा, सबसे पहली बात पैसा बचाना है। देखिए पैसा बचाना, मैं हमेशा कहता हूँ पैसा बनाना इज़ नॉट अ बिग थिंग इन अ मार्केट। आप कभी भी जब टाइम अच्छा होगा ना, सही टाइम पे सही जगह पे होगा ना, तो पैसा बन जाएगा। लेकिन बना हुआ पैसा जो आप हार्ड अर्न मनी कहीं से कमा रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी सोर्स ऑफ इनकम हो, आपको उस पैसे को बचा के चलना है। और खासकर स्टॉक मार्केट में जब आप आते हो ना, तो उस पैसे को लेके आओ जिसका अगर लॉस लग भी गया तो आपको फाइनेंशियली इतना हिट ना मिले। मैंने शालिनी जी ऐसे ऐसे भी लोग देखे हैं जो लोन लेके ट्रेड करते हैं, विच इज़ नॉट गुड। आप लोन ले रहे हो, लोन की आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, फिर स्टॉक मार्केट का तो कोई भरोसा नहीं है। एवरीथिंग इज ऑन प्रोबेबिलिटी। Right. और अगर प्रोबेबिलिटी सही नहीं बैठी तो आप और अच्छे अच्छे मैंने एक्सपर्ट्स को ये कहते सुना है कि स्पेशली अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप वहाँ पे 3% 4% भी अगर मिल रहा है तो आप उतना मतलब बहुत उतने में है, खुश हो जाओ। बहुत ये है, बहुत होता है। बहुत होता है। और आप मार्केट से जब कभी भी लोन पे पैसा लेते हो, आप उसका इंटरेस्ट पे कर रहे होते हो, तो आप चाहे 3% कमाओ, 2% 4%, आप मतलब कितना ही आप प्रॉफिट फिर बना Exactly, लोगे ना, exactly. क्योंकि आपको इंटरेस्ट देना भी तो है ही वापस Exactly, से। exactly. तो यस यू आर राइट तो कि ये वो नहीं एक करना चाहिए। मतलब विशियस सर्कल है जिसके अंदर फंसना नहीं है। अगर विशियस सर्कल में फंसते चले गए फिर तो आप अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट को ही आप कोसोगे और मुझे कोसोगे कि क्या सिखा के चला गया। बट अगेन ये जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, आपको पहले प्रीसेट माइंड सेट करना है। आपको आप कितना लॉस ले सकते हो, आप कितना रिस्क एपिटाइट है, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा है, ये आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कितना मैटर करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टॉक मार्केट में काम करती हैं। तो ये तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मार्केट के मॉडल्स हैं, लेकिन इसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं जो शालिनी जी मैं बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि ये जो चीज़ें हैं ना शायद 30-40% मार्केट में काम करती हैं। बाकी स्टूडेंट्स पूछते हैं बाकी क्या काम करता है। बाकी मैं हमेशा बोलता हूँ आपका माइंडसेट काम करता है। आप किस माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग टर्मिनल पे बैठे हो। आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठे हो ना तो आप पैसा कमा जाओगे। अगर आप किसी से लड़ते हुए आए हो, आपके घर में लड़ाई हो गई, आपके एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए, उस नेगेटिव माइंडसेट के साथ आप आगे ट्रेडिंग टर्मिनल पे बैठोगे ना तो आप मार्केट से रिवेंज लेने की कोशिश करते हो कि आज तो मैं गुस्सा सारा मार्केट पे निकालूंगा, रोज 2 लॉट में मारता हूँ, आज 10 लॉट में मारूंगा। तो इसको हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। हम इसके अलावा आपको और कहाँ कहाँ देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि आपके आर्टिकल्स भी अलग अलग न्यूज़पेपर में आते रहते हैं। वो कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ यूजुअली यू कैन सी मी ऑन ईटी के ऊपर मेरी एवरी वीक एक मैं रिकमेंडेशन के थ्रू, मतलब एक रिकमेंडेशन देता हूँ वीडियो के थ्रू। अदर देन दैट मनी कंट्रोल, बिजनेस स्टैंडर्ड, और इसके अंदर मेरे प्रिंट मीडिया में आर्टिकल्स जाते रहते हैं जिसमें रिकमेंडेशंस होती हैं, मार्केट व्यू होता है, मार्केट का जो डेटा एनालिसिस होता है वो एज एंड व्हेन। तो मीडिया में अगर आप मेरी प्रेजेंस देखना चाहते हो तो बिजनेस टुडे एंड मनी कंट्रोल एंड ईटी। तो ये जो आपकी रिकमेंडेशन होती है वो ऑटो ट्रेनर के थ्रू ही जो आपने हमें बताया ऑटो ट्रेनर विल बी अ पार्ट ऑफ दैट रिकमेंडेशन। ऑलराइट। Yes. इसके अलावा भी कुछ है जो हमें सीखना बाकी है अक्षित सर से? बहुत सारी चीजें, और आई होप वो हम नेक्स्ट टाइम आपसे ज़रूर सीखेंगे। लेकिन मुझे आप ये बताएं, आज जितना मैंने आपसे सीखा है ये इतने को ही आधार बना के अगर मैं मार्केट में उतरती हूँ तो क्या पर्याप्त है? वो हम कहते हैं ना फर्स्ट स्टेप के लिए, तो क्या इतना काफ़ी है? देखिए इतना काफ़ी नहीं है। अगर शायद इतना काफ़ी होता तो मैं आज तो स्टॉक मार्केट में पता नहीं कहाँ किस लेवल पे बैठे होते। देखिए एवरी डे इज़ अ न्यू डे इन अ मार्केट। हर दिन मार्केट कोई नई चीज़ सिखाती है।
हमारा काम है सीखना मार्केट से। आप मार्केट से नहीं जीत सकते, ये चीज़ आप एक्सेप्ट करो। मार्केट जो है आपको सिखाती है और आपको सीखना है। आज शायद 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट मुझे अभी भी सिखाती है और मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ, और गलतियाँ सीखने के बाद गलतियाँ रिपीट भी करता हूँ। दैट्स अ ह्यूमन नेचर, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। राइट। सबसे बड़ा थंब रूल है कि ये जो चीज़ें मैंने सीखी हैं इनको मैं कहीं नोट डाउन करूँ, अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे एक नोट बना लूँ, सामने पेपर चिपका लूँ कि ये स्टेप्स मेरे को फॉलो करने हैं कोई भी ट्रेड लेने से पहले। फिर उसके अलावा तो मेरा माइंडसेट, मेरा रिस्क मैनेजमेंट, मेरी फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है लॉस लेने की, रिस्क एपेटाइट कितना ले सकता हूँ, वो सब चीज़ें तो मैटर करती है। ऑलराइट सर, तो ऑटो ट्रेडर हमने बहुत कायदे से मुझे लगता है आज सीखा है, पर अभी इसमें क्योंकि मुझे बहुत से सेक्शन दिखाई दे रहे हैं जो समझना बाकी है, पर आई होप क्योंकि हम सब इतने तो टेक्नो सेवी हो ही चुके हैं कि हमारे पास जब वो ऐप आता है तो हम खुद ही एंटर कर करके चेक करते रहते हैं कि अभी कहाँ क्या छुपा हुआ है। तो अगर आप ऑटो ट्रेडर के बारे में और जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देते हैं। सर से आप अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो उनके जो ग्रुप्स हैं उनका भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। अब ये टोटली आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप वहां एंटर करना चाहते हैं या नहीं। Exactly. ना सर की तरफ से कोई दबाव है, ना मैं आपको डायरेक्ट कुछ रेकमेंड कर रही हूं। आप अपने बुद्धि विवेक का खुद इस्तेमाल कीजिए। और सर मैं तो हमेशा बोलती हूं कि मैं जो भी बातें आपको बता रही हूं, आपको लग रहा है अगर उस हिसाब से काम कर रहा है तो आपका जो वित्तीय सलाहकार है आप उससे पूछो। बिल्कुल बिल्कुल। हम यहाँ कोई प्रोडक्ट आपको देके और लोक लुभावन वादे नहीं कर रहे हैं, जैसा कि इलेक्शन के टाइम पे पार्टीज आपका वोट लेने के लिए करती हैं। Right. तो उसके लिए आप अपना दिमाग जरूर इस्तेमाल Sure. करें। बट थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत इजी लगा समझ के। बीच में मैं ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गई थी, आपने वो महसूस भी किया। आई होप मेरे व्यूवर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे और वो हर परिस्थिति में अपने दिमाग का बिल्कुल बैलेंस्ड वे में यूज़ करेंगे। मैं चाहती हूँ जाते जाते सर अगर आप कोई मैसेज व्यूवर को देना चाहें ट्रेडिंग के रिलेटेड, जो आपको लग रहा है अभी बच गया है हमारे पॉडकास्ट में, तो प्लीज़ आप बताइए। देखिए शालिनी जी, वैसे तो मैंने आपके व्यूअर्स को सभी चीज़ें जो हम लोग ऑटो टेंडर के अंदर अपनी इतनी सालों की मेहनत के बाद आप लोगों को दे रहे हैं। बट अगेन आई विल से कि कोई भी आप टूल यूज़ करो, मैं ये नहीं कहता आप ऑटो टेंडर करिए, जो भी टूल से आप कंफर्टेबल हैं आप उस टूल को फॉलो करो। बट अगेन किसी भी टूल को फॉलो करने से पहले, रिसर्च करने से पहले, जो कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हम एज अ ट्रेडर लैक करते हैं वो है हमारा डिसिप्लिन। देखिए अगर आप डिसिप्लिन रहे ना कि ट्रेडिंग में, अगर आप रूटीन लाइफ में भी डिसिप्लिन है ना, तो मुझे लगता है किसी भी गोल को अचीव करने में देर नहीं लगती है। अगर आप जिम जाते हैं तो जिम के लिए अभी आपको पता है डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब के लिए भी आपको टाइमली आना है, टाइमली जाना है, डिसिप्लिन शुड बी देयर। सो ट्रेडिंग शुड बी कनेक्टेड विद योर डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन की मैं बात करूं, लॉस लेने का जो एक हम लोग कहीं ना कहीं लैक करते हैं ना, हमें डर लगता है नहीं यार मैं लॉस क्यों लूँ, मैं नहीं लेना चाहता लॉस। तो उस चीज़ को, उस फियर को अपने आप से बाहर निकालो। लॉस लग रहा है, एक्सेप्ट द लॉस, गो विद योर स्ट्रेटेजी, ओनली देन यू कैन बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, हमेशा हमेशा फायदा ही आपको होता रहे, मैं ऐसा चाहती हूँ। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम भी हमें दिया और वर्षों का आपका जो अनुभव है वो इस ऐप के थ्रू हम समझ पा रहे हैं और आपने हमें डिटेल में समझाया भी। बहुत शुक्रिया सर आप। थैंक यू सो मच शालिनी जी, थैंक यू।